अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। रमज़ान का पहला रोज़ा सबको मुबारक। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, लॉकडाउन सेकंड का 11वां दिन है और मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जो आप क्लास सेकंड से पढ़ते आए हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो कौन कौन सी लिविंग थिंग्स देखते हैं, कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके इर्द गिर्द आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो मुझे मालूम है कि आपका जो जवाब होगा, जो आपकी कलेक्शन होगी, उसमें कुछ एनिमल्स का नाम होगा, कुछ प्लांट्स का नाम होगा, कुछ ट्रीज का नाम होगा और ह्यूमन बींग्स का नाम होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज है जिसको हम, जो लिविंग तो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो उसको हम काउंट करते हैं, लेकिन जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हो सकता है इसका आंसर जानते होंगे और कुछ बच्चे जो हैं इसका आंसर नहीं जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आज हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने किस्म के होते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या फायदा है या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन से शुरू करना चाहूंगा। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are those organisms या are those small organisms which cannot be seen with our naked eye। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो हमें ये अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इनका साइज जो होता है वो माइक्रॉन्स में होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो हम इनको कैसे देख पाते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल से स्मॉल चीज को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन with the help of microscope। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। Microorganisms are broadly classified into 5 main groups, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड सम एल्गी। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू
5 मेन कैटेगरीज। और वायरस जो है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गीज भी इसमें आती हैं, कुछ फंजाई भी आती हैं इसमें। तो इसके अलावा इनमें हम जो वायरस जो है, वायरस को भी हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये इंटरमीडिएट होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। हाउएवर इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर जब चला जाता है फिर अपने लाइफ फंक्शंस शुरू कर देता है। तब तक हम इसको क्या मानते हैं, जब ये होस्ट सेल से बाहर होता है तो इसको हम क्या मानते हैं, डेड मानते हैं। ये डेड होता है और इसको हम नॉन लिविंग थिंग मानते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स इज इन इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, वायरस भी जो है इस कैटेगरी में आता है। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जब ये होस्ट सेल से बाहर होता है तब ये डेड होता है, तब हम इसको नॉन लिविंग थिंग तस्वर करते हैं। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विद द आवर नेक्ड आई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका साइज कुछ माइक्रॉन्स तक होता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। माइक्रॉन्स में इनका साइज होता है और इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सम एल्गीज एंड वायरस। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, प्रोटोजोआ आता है, कुछ एल्गीज भी इसमें आती हैं और वायरस भी आता है। ठीक है, तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की, एल्गी की और वायरस की। मैं आप बच्चों को दिखाना चाहूंगा। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं या तो स्पाइरल शेप के होते हैं, या तो रॉड शेप के होते हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं। इस तरह के होते हैं, स्पाइरल शेप के या रॉड शेप के या स्फेरिकल होते हैं। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोडोबैक्टर और इकोलाई। उसके बाद फंजाई। फंजाई की जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाई है, ब्रेड मोल्ड की मैंने एग्जांपल ली है। आपके घर में जब ब्रेड खराब हो जाता है, जब ब्रेड में मॉइस्चर लग जाता है और फिर दो तीन दिन के बाद आप उस पर देखते हैं तो आपको ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, वो क्या होती है, फंजाई होती है। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं, मेनली ये तो प्लांट जैसे दिखते हैं आपको, लेकिन ये सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, इनमें ये क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट रहता है। ये या तो सेप्रोफिटिक होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं, यानी या तो डेड और डिकेइंग मैटर पे पलते हैं या तो होस्ट पे पलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद प्रोटोजोआ की मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स ली हैं, एम्बुबा और पेरामीशियम। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ये प्रोटोजोआ। उसके बाद मैंने एल्गी की दो एग्जांपल्स बनाई हैं, स्पाइरोगायरा और वॉलवॉक्स। एल्गी भी क्या होते हैं, ये कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी। कॉलोनियल की मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है वॉलवॉक्स की, और फिलामेंटस में मैंने स्पाइरोगायरा की एग्जांपल ली है। और ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद वायरस भी बहुत सारे किस्म के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, कुछ वायरसेस की शेप्स मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। और जो आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस की शेप भी इस तरह की होती है, ऐसी होती है। तो ये था
अब हम क्या करेंगे, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, यानी जिनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। आज हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, जिनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अब हम किन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें फायदा देते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कल दूसरे सेक्शन में हम इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, इनके क्या नुकसानात होते हैं वो भी पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आज हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहो तो इनके हम यूजेस पढ़ेंगे या एडवांटेजेस लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें कहां पे काम आते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड। सबसे पहला फायदा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड कंटेन्स सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. ठीक है, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक का नाम मैं यहां पे लिखूंगा, ये बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये क्या काम करता है, ये मिल्क में मल्टीप्लिकेशन करता है और मिल्क को क्या करता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है, क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो नुकसानदेह नहीं होता है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो ये मेकिंग ऑफ कर्ड में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा मैं लिखूंगा इसका यूज, मेकिंग ऑफ ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज, यानी बेकिंग इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है, आपने आटा लेना है और उसमें आपने पानी डालना है और यीस्ट पाउडर डालना है। यीस्ट भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आपने इसमें यीस्ट डालना है, पानी डालना है और आटे को गूंदना है। और कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे इस आटे का साइज क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। इसका साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो यीस्ट होंगे ये इसके अंदर क्या करेंगे, इट मल्टीप्लाइज एंड इट रिप्रोड्यूस एंड रेस्पायर, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन भी करेंगे और रेस्पायरेशन भी करेंगे। और रेस्पायरेशन के दौरान ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करेंगे। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये क्या होगा, ये इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज बनाने के लिए अपनाया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री। उसके अलावा उसके बाद इनका कमर्शियल यूज है, यूज्ड इन
large scale production of अल्कोहल। अल्कोहल लार्ज प्रोडक्शन जो है वो अल्कोहल की जो है उसमें भी ये काम आते हैं। यानी लार्ज स्केल पे जब आप अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं, जब आप बड़े पैमाने पे अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो वहां पे भी क्या करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका कमर्शियल यूज भी है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, आप घर में कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है, एक पतीला लेना है, आपने एक बीकर लेना है, बीकर में आपने पानी लेना है, उस पानी में आपने शुगर डालना है यानी चीनी डालनी है उसमें, और उसमें यीस्ट डालना है। ठीक है, आप जब उसमें क्या करेंगे, शुगर डालेंगे, बीकर में पानी डालेंगे और यीस्ट पाउडर डालेंगे, और फिर उस पानी को आपने, उस पतीले को आपने 7 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है। और फिर जब आप उसको चेक करेंगे, आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको अल्कोहल की स्मेल आएगी। यानी उसमें जो शुगर होगा उसको कन्वर्ट कर दिया होगा, इस यीस्ट ने उसको किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ये सेम ही फार्मूला अल्कोहल बनाने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। fermentation in which sugar can be converted into alcohol with the help of microorganisms। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857। ठीक है, 1857 में लुईस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। तो नेचुरल शुगर्स पे क्या किया जाता है, यीस्ट डाला जाता है और फिर शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, अल्कोहल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दूसरा, तीसरा यूज हो गया इसका, यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। फिर इनके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज जब हम बीमार हो जाते हैं, आजकल किसी इंसान को भी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शंस प्रोवाइड कर देता है, प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं या इंजेक्शन है, उनका सोर्स भी क्या है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनका मेडिसिनल यूज भी है, मेडिसिनल यूज भी है इनका। यानी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो किससे तैयार किए जाते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे वैक्सीन्स भी, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे वैक्सीन्स भी, उनका सोर्स क्या है, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से तैयार किए जाते हैं। तो यानी इनका मेडिसिनल यूज भी है। तो उसके बाद it enhance the fertility of soil। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती हैं,
एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, ठीक है। यानी आपको पता है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स को बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो है वो 78% मौजूद है, लेकिन प्लांट जो है वो इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसलिए कुछ बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जहां से फिर ये प्लांट जो है वो आराम से ले पाते हैं। जैसे मैं एक बैक्टीरिया की एग्जांपल भी लूंगा, बैक्टीरियम राइजोबियम जो है, बैक्टीरियम राइजोबियम, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये कहां पे रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है जैसे पीज वगैरह हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में रहता है। तो उनके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है, यानी उनसे क्या लेता है, फूड लेता है, और खुद उनके लिए क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन में कंपाउंड कर देता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं ये बैक्टीरिया, बैक्टीरियम राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को ये क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मैंने एक यूज ये भी लिखा, इट एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो एक और मैं इसका यूज लिखना चाहूंगा, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट को साफ रखने में भी ये मदद करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी गंद देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं आप वेजिटेबल्स पील्स देखते हैं, डेड बॉडीज देखते हैं एनिमल्स की, और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट देखते हैं बहुत सारा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो सारी चीजें जो है वो गायब हो गई होती हैं, और हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो है, हमारी जो सराउंडिंग्स है वो आप क्लीन देखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उन ऑर्गेनिक वेस्ट पे अटैक करते हैं, और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जहां से फिर प्लांट्स उन सबस्टांसेस को फिर से ले पाते हैं मैन्यूर की शक्ल में। तो यानी ये क्या हमें मदद करते हैं, एनवायरमेंट को साफ रखने में भी ये मदद करते हैं हमें, कौन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दो स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, यानी इनके एडवांटेजेस पढ़े हमने। सबसे पहला एडवांटेज पढ़ा हमने मेकिंग ऑफ कर्ड, ये कर्ड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। कर्ड कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स of these bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into